नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। इस समय इंडियन ओशन के दोनों सी बेसिन यानी समुद्री क्षेत्र, जैसा कि मैंने पिछले बुलेटिन में भी कहा था, इस समय काफ़ी एक्टिव बने हुए हैं और ये सीज़न भी है। आमतौर पर अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच साइक्लोन की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। साथ ही साथ इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून का इम्पैक्ट भी लगातार साउथ पेनिनसुलर रीजन के तमाम क्षेत्रों को प्रभावित करता रहता है। और यही कंडीशन है। पहले लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में बनता है, श्रीलंका के तटों को पार करते हुए भारत के सदर्न टिप को छूते हुए आगे निकलता है और कोमोरिन रीजन लक्षद्वीप के पास से जाकर वो अरब सागर में पहुंचने पर इंटेंसिफाई हो जाता है। इस समय इस सिस्टम की जो इंटेंसिटी है वो वेल मार्क्ड लो प्रेशर यानी गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र की है और इसके अगले 24 घंटों में और अधिक प्रभावी होकर डिप्रेशन बनने की संभावना है। लेकिन ये जब उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसी दौरान इसकी जो दूरी है भारत के तटों से बढ़ती जा रही है। यानी कि भारत पर इसका जो खतरा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये चलते चलते अपना ट्रैक चेंज कर रहा है। इस वजह से भारत के, चाहे हम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें या फिर सेंट्रल इंडिया और जिसमें इंक्लूडिंग गुजरात की बात करें, तो इन भागों पर इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो इंटेंसीफाई होने के बावजूद बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और अभी जो इसकी कंडीशन है वो, जैसा कि मैंने बताया, वेल मार्क्ड लो प्रेशर की है। और वर्तमान जो मॉडल्स प्रोजेक्शन है, चाहे वो जीएफएस की बात करें या ईसीएमडब्ल्यूएफ की बात करें या अन्य वेदर मॉडल्स की बात करें, ज़्यादातर मॉडल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जब महाराष्ट्र के तटों और गोवा के तटों के करीब पहुंचने के बाद वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा, उस दौरान ये धीरे धीरे वीकेंड हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो साइक्लोन बनने की संभावनाएं इसके अब फिर से काफ़ी कम होने लगी हैं। लेकिन अगर आप सिनारियो देखिए, तो समुद्र के बीचों बीच पहुंचकर कमज़ोर होना किसी सिस्टम के लिए एक बार इंटेंसिफाई होने के बाद बहुत रेयर होता है। आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि समुद्री यात्रा उसकी सिस्टम की बहुत बची हो और सिस्टम इंटेंसिफाई हो चुका हो, समुद्र की सतह का तापमान अनुकूल हो और विंड शीयर लो हो और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं वो फेवर में हो। तो ऐसे में मॉडल्स के विपरीत मेरी जो सोच है या मेरा जो अनुमान है उसके मुताबिक ये सेंट्रल अरेबियन सी में पहुंचने के बाद कमज़ोर हो जाएगा। ये थोड़ा-सा सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये भले ही ट्रैक चेंज करेगा, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा, लेकिन संभवतः ये डीप डिप्रेशन या फिर उसके बाद इंटेंसिफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। लेकिन अभी जो मॉडल दिखा रहे हैं बहुत लंबा गैप नहीं है। आज 6 नवंबर है और अगले 3-4 दिनों की बात है। तो इन 3-4 दिनों के गैप को हम बहुत चैलेंज नहीं कर सकते। संभवतः ज़्यादातर मॉडल्स इंडिकेट कर रहे हैं एक साथ, सभी की एक राय है, तो हो सकता है कि सिस्टम कमज़ोर हो जाए, कुछ और कंडीशंस इसके विपरीत हो जाएँ। विपरीत होने के लिए एक बहुत ही अहम कंडीशन नज़र आ रही है, जो इसकी एनर्जी को कमज़ोर कर सकती है। कौन-सी स्थिति है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। इधर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी फिर से बंगाल की खाड़ी में जो गतिविधियाँ हैं, फिर से बढ़ने वाली हैं और बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ सकती है और इस हलचल बढ़ने के पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो हाल ही में एमजेओ गुजरा है, फ़ेज़ 4 में है और फ़ेज़ 4 में यानी साउथ ईस्ट एशिया और बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच रहता है, लगभग यहाँ पर एमजेओ होता है। ये आप देखिए, लगभग यहाँ पर होता है एमजेओ एमजेओ मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन। ये एटमॉस्फेरिक वेव है और जब एमजेओ अरब सागर से एंटर करता है फ़ेज़ 1 में, उसके बाद बंगाल की दक्षिण भारत के साउदर्न टिप से नीचे सीधे इक्वेटर के पास पहुंचता है, उस समय फ़ेज़ 2 में होता है। बंगाल की खाड़ी में एंटर करता है फ़ेज़ 3 और जब एग्ज़िट करता है उस दौरान फ़ेज़ 4 में होता है। तो चौथे 4 चरण ऐसे होते हैं जब ये भारत के मौसम को प्रभावित कर सकता है और अब ये चौथे चरण में है और अगले 2 दिनों तक या 1 दिन तक और ये इस चरण में रहेगा। उसके बाद 5वें चरण में चला जाएगा। तब इसका जो प्रभाव है भारत के समुद्र तटों से दूर हो जाएगा और भारत के मौसम पर इसका कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल इस एमजेओ के मूवमेंट के चलते बंगाल की खाड़ी की एक्टिविटी बढ़ी है और अब अनुमान ये है कि अगले 48 से 72 घंटों के भीतर एक लो प्रेशर एरिया दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो सकता है।
तकरीबन यहाँ पर और उत्तरी दक्षिणी अंडमान सागर के आसपास ये सिस्टम जब डेवलप होगा 9 नवंबर के आसपास संभावना है। और 9 नवंबर के आसपास जब डेवलप होगा और धीरे धीरे मूव करता हुआ पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में, बहुत ज़्यादा उत्तर की तरफ नहीं जाएगा। इस समय आप जानते हैं जब भी नवंबर अक्टूबर के मध्य से और दिसंबर के बीच में जो भी साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं, चाहे वो यहाँ पर बने या मिड में बने, उनका सॉरी, ज़्यादातर ट्रैक वेस्ट की तरफ होता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ नहीं। यानी कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश जाने की संभावना इसकी काफ़ी कम रहती है। ज़्यादातर संभावना तमिलनाडु और श्रीलंका की तरफ रहती हैं या दक्षिणी आंध्र प्रदेश की तरफ रहती हैं। तो ये सिस्टम जब लो प्रेशर सिस्टम जब बनेगा और ये स्ट्रेट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, तब ये अरब सागर की जो एनर्जी है, जिस एनर्जी के चलते यहाँ पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना या आशंका बन रही थी, उस एनर्जी को ये अपनी तरफ खींचने लगेगा। और जब उस सिस्टम की एनर्जी लूज़ होने लगेगी, ऊर्जा उसको कम मिलनी शुरू हो जाएगी इस सिस्टम को, तब यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ 9 तारीख का प्रोजेक्शन। 9 तारीख को आप देख सकते हैं सॉरी, ये आप यहाँ देखिए, जीएफएस मॉडल में देखें तो यहाँ पर एक तरफ ये सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, दूसरी तरफ ये सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। और यहाँ पहले से ही एक सर्कुलेशन है अभी भी, और आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उत्तरी तटवर्ती तमिलनाडु के पास, जो पहले से ही इस एनर्जी को थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी की तरफ खींचना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन रही है दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी अरब सागर पर, जिसकी वजह से इस सिस्टम के साइक्लोन बनने की संभावनाएं थोड़ा सा कमज़ोर हो रही हैं। और ये सिस्टम जब स्ट्रांग होगा, जब तक ये सिस्टम आगे निकल चुका होगा, ये जो पहला सिस्टम है, इस सिस्टम के बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव की एनर्जी को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, जिसकी वजह से, और ये जब आगे बढ़ेगा इसको काफ़ी बड़ा दायरा मिलेगा। उत्तरी बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर का ये समूचा क्षेत्र, और यहाँ पर कोई इसको डिस्टर्बेंस इसके लिए नहीं रहेगा। और जब ये आगे बढ़ेगा उस दौरान ये लगातार इंटेंसीफाई होता हुआ जाएगा, और इंटेंसीफाई होने के कारण इसके डेफिनेटली वेल मार्क्ड लो प्रेशर, डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनने की संभावनाएं रहेंगी, और इंटेंसीफाई होकर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। अब आप कहेंगे कि इससे पहले हमने कई बार अनुमान लगाया कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकते हैं, तो ये बहुत ही राहत की बात है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएँ बनती हैं और इस तूफान नहीं बनते। ये हमारे लिए बहुत राहत की खबर है। लेकिन जो इंडिकेशन है, जो इस समय की कंडीशन है, उसको देखते हुए एहतियात बरतना और पहले से ही अलर्ट पर रहना बेहद आवश्यक है। तो आशंका और अनुमान अब इस बात की है कि जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा 11 और 12 नवंबर के आसपास, ये आने के बाद डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा श्रीलंका के तटों पर पहुंचने से पहले। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 12 नवंबर के आसपास की तस्वीरें होंगी। 11 नवंबर जब ये श्रीलंका को के उत्तरी भागों के करीब रहेगा, और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ उत्तरी तमिलनाडु की तरफ जाने की संभावना काफ़ी कम है। ये श्रीलंका की तरफ से ही तमिलनाडु के पास पहुँचेगा। तो उस दौरान यहाँ पर हवाओं की जो रफ्तार होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और वो उस रेंज में होगी जो साइक्लोनिक स्टॉर्म की रेंज होती है, यानी 62 किलोमीटर प्रति घंटे से 88 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे में माफ़ कीजिएगा, ये पोल्यूशन का असर है, जिसकी वजह से खांसी मुझे बहुत बीच बीच में बोलने के समय ज़रूर ज़्यादा आती है, और ये आपको भी आ सकती है। तो थोड़ा सा प्रदूषण से समय बचाव की ज़रूरत है। तो ऐसे में यहाँ पर तमिलनाडु समेत जो कोस्टल रीजन है, इन भागों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। तूफ़ान आएगा तो जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तूफ़ान किस कैटेगरी का हो सकता है, या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी पर ही लैंडफॉल कर सकता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा अभी आगे की चीज़ें हैं। इस पर मेरी नज़र रहेगी लगातार, और मैं अपडेट करूँगा। और ये सिस्टम अगर बनता है वेस्टर्ली डायरेक्शन में बढ़ता है, तो भारत के किन राज्यों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के अलावा मध्य भारत पर भी क्या इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, या पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों पर प्रभाव दिखेगा, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे अगले बुलेटिन्स में। क्योंकि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है तो उसका दायरा जो है काफ़ी बड़ा होता है, और कई बार यहाँ बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक के क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में हम आपको पहले से ही अलर्ट करेंगे अगले बुलेटिन्स में। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।